स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है पॉलिटी सब्जेक्ट के टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक न्यूज़ में था वो था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इस वजह से न्यूज़ में था कि इसके फाउंडेशन को 100 ईयर्स का जो समय है वो हुआ। तो स्टूडेंट्स यूपीएससी जिससे आप काफ़ी अच्छे से अवेयर होंगे, क्योंकि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। अक्टूबर के इनिशियली पार्ट के अंदर में काफ़ी सारे जो एडिटोरियल्स हैं, न्यूज रिपोर्टिंग है, वो यूपीएससी के फाउंडेशन से रिलेटेड, इसका जो हिस्ट्री रहा है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, उसके रिगार्डिंग में लिखे गए थे। तो आप देखिए कि इस इंस्टीट्यूशन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम रीड करेंगे, इसका जो फाउंडेशनल हिस्ट्री रहा है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। और थर्ड अगर हम बात करें जो प्रेजेंट समय में जो प्रोविजंस एग्जिस्ट किया करते हैं उन सभी के बारे में। एंड अक्टूबर मंथ के लास्ट पेज के दौरान में एक प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव है वो भी लॉन्च हुआ था कि ऐसे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ करता है, इंटरव्यू जो हुआ करता है, वहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो उनको आप देखिए कि अगर सर्विस का लोकेशन नहीं होता है मेन जो लिस्ट के अंदर में, तो उनको समहाउ जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकें। तो ऐसा एक इनिशिएटिव है वो भी लॉन्च हुआ था। तो स्टूडेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 1950 के समय में हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कमेंसमेंट होता है। अडोप्शन है वो कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 नवंबर 1949 के समय में। तो अब देखिए कि कमेंसमेंट के समय में हमारा कंट्री का जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या डेमोक्रेटिक इस कंट्री का जो फाउंडेशन है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिखा गया, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन है यूपीएससी। यूपीएससी हमारी कंट्री में फेयरनेस ऑफ रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में जाना करते हैं। जो हाई ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से इसको गार्जियन ऑफ मेरिटोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। सिविल सर्विस में जो डिसिप्लिन है वो इसके द्वारा लेट डाउन किया गया है, जो रखा गया है। और कंट्री में जो फेयरनेस है, फेयरनेस का जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, जो इंटीग्रिटी है, उसका ये इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने लास्ट 100 ईयर्स के दौरान में। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके इस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव से, तब देखिए कि सिविल सर्वेंट्स का जो रिक्रूटमेंट है वो तो यहाँ पे मेन टास्क है ही इसका। बेसिकली इंडिपेंडेंस से पहले भी ये मेन टास्क हुआ करता था। बट इसका जो फाउंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको कि हम मोनफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1926 के समय में। 1 अक्टूबर 1926 के समय इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस समय इसका जो नाम है वो हुआ करता था पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टूडेंट्स क्या ऐसा ज़रूरत रहा कि हमें पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप करना है? इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो जिस समय में ब्रिटिश है उनका इंडिया में अराइवल हुआ, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है वो होना। ब्रिटिश का आप देखिए कि 1600 के समय में इंडिया में जो अराइवल है वो होता है। 1600 के समय में इंडिया में आते हैं, और आने के साथ ही यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग लोकल पर्सनस उनके साथ में उनको इंगेजमेंट का ज़रूरत था, जिससे कि वो बेटर वे के अंदर ट्रेड है उसको कैरी आउट है वो कर सकें। बट स्टूडेंट्स इनिशियली पार्ट में तो उन्होंने समहाउ अपना जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया, बट 1757 के समय में जैसे ही वो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर उनका विक्ट्री होता है, सिराजुद्दौला का वहाँ पे डिफीट होगा। वैसे बैटल ऑफ प्लासी को कहा जाता है कि द बैटल डेट नेवर फोर्ट, तो कभी लार्जर स्केल के ऊपर में जो बैटल है वो नहीं लड़ा गया था, और ये काफ़ी कम समय के अंदर में वहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जीत है वो होता है। आप देखिए कि बैटल ऑफ प्लासी के लेटर फेज में जो 1764 के समय में बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लार्जर पावर थी उनको इनके द्वारा डिफीट कर दिया गया था। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से जो लार्जर पावर था वो 1761 के समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर उनका डिफीट हो चुका था। तो आप देखिए कि यहाँ पे अल्टीमेट एक नया पावर इमर्ज हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाउंडेशन रहा कि इंडिया को आने वाले समय में इनके द्वारा जो रूल है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है उसका भी ज़रूरत रहेगा। तो आप देखिए कि ज़रूरत यहाँ पे फील है वो हुआ। अब जो प्रेजेंट समय में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रीसेप है वो किया गया था। इनिशियली जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के,
इनिशियली जो गवर्नर जनरल है वो कौन हुआ करते थे, जिसमें आप देखिए कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस हैं। कब इनका टाइम पीरियड है 1773 से लेकर 1785, 1773 से 1785 है। फिर आप देखिए कि सेकंड जो यहाँ पे गवर्नर जनरल आते हैं वेलेस कॉर्नवालिस आते हैं। कॉर्नवालिस के समय में भी फिर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, लोकल पर्सन से किस तरीके से यहाँ पे असिस्टेंस को कैरी आउट करना है। तो कॉर्नवालिस के समय में आपको मिलेगा कि 1786 में इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। इनके बाद में कुछ शॉर्टर टाइम के लिए कुछ पर्सन है उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के बाद में, फिर कॉर्नवालिस आते हैं। 1786 से लेकर 1793 में इनका टाइम पीरियड होता है। तो आप देखिए कि इनके द्वारा भी ब्यूरोक्रेसी का जो रीसेप है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। फिर वेलेस्ली आते हैं, वेलेस्ली जो 1798 से लेकर 1805 के समय में उनका टाइम पीरियड हुआ करता था। कौन आते हैं स्टूडेंट्स, वेलेस्ली हैं। तो इन इन थ्री जो गवर्नर जनरल्स हैं इनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी का एक फाउंडेशन है वो रखा गया। बाद में आप देखिए कि इनको ज़रूरत फील होने लगा कि इंडियन पर्सन से उनका समहाउ जो कंपनी का जो वर्क है उसमें इंगेजमेंट है वो यहाँ पे रहे। तो नीड है, जो ज़रूरत है उसका यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर लेटर फेज में आपको मिलेगा कि 1857 के समय में जैसे ही रिवोल्ट होती है उसके बाद में तो इंडियन पर्सनस को यहाँ पे एग्जामिनेशन के थ्रू जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो फर्स्ट इंडियन है वो कौन, उसी जस्ट आफ्टर द 1857 के बाद में फर्स्ट इंडियन है वो इंडेक्ट होते हैं। बट उसके जस्ट पहले एक मकोले कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट है वो हुआ था 1854 के समय। 1854 का जो मकोले कमेटी है उसने प्रेजेंट डे का जो ब्यूरोक्रेसी है उसके फाउंडेशन को या उसका डायरेक्शन है उसको इशू किया। सिविल सर्विस कमीशन बनता है ब्रिटेन के अंदर में 1858 के बाद में या 1857 रिवोल्ट की लेटर फेज के अंदर में। इंडियन सिविल सर्विस जो यहाँ पे एक नया सर्विस है वो एग्जिस्टेंस में आया। इंडियंस का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया। बट आफ्टर द जो वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब समय होता है तो एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को सेटअप किया जाता है इंडिया के अंदर में रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग। स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है वो एग्जिस्टेंस में आएगा और उसके बाद में आपको मिलेगा कि जो आईसीएस का जो एग्ज़ाम यहाँ पे होता है इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, पहले ये लंदन में हुआ करता था। अब इसको डिसाइड किया जाएगा कि इसका जो इंडिया के अंदर में एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो। इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट होना कब स्टार्ट हुआ, 1924 के समय में आईसीएस एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट होना स्टार्ट होता है। फिर आप देखिए कि ली कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, ली कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है। ली कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया कि यहाँ पे जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को रिप्लेस करते हुए हमें एक स्पेशल जो इंस्टीट्यूशन है उसके इस्टेब्लिशमेंट का ज़रूरत है, जिसको कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नाम है वो दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया किसके रिकमेंडेशन पे, ली कमीशन के रिकमेंडेशन के। फर्स्ट जो इसके हेड हैं, जो चेयरमैन है कौन हुआ करते थे, सर रोस बार्कर हैं। सर रोस बार्कर हैं जो इसके फर्स्ट चेयरमैन है वो हुआ करते। और कॉलोनियल रूल के समय आप देखिए कि लिमिटेड पावर इस कमीशन को हुआ करती थी उस दौरान में। 1935 का एक्ट आता है जिसमें आप देखिए कि यहाँ पे फेडरलिज्म है जिसका एक इम्पोर्टेंट रूल आया था। हमारे यहाँ पे जो जो प्रोविंशियल एरियाज हैं वहाँ पे गवर्नमेंट है उसका भी फॉर्मेशन होता है कुछ समय के लिए। तो फेडरल सर्विस कमीशन है उसको इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप से। इंडियंस का जो ग्रेटर रोल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जब अडोप्शन होता है तो यहाँ पे जो प्रेजेंट जो यूपीएससी है वो एग्जिस्टेंस में आती है कि जो प्रेजेंट यूपीएससी है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई। तो फर्स्ट इंडियन पर्सन है जिनके द्वारा इस यूपीएससी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको हेड किया गया। तो यूपीएससी को तो हेड किया गया था आर.एन. बनर्जी के द्वारा, बट जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको फर्स्ट इंडियन पर्सन ने जो हेड किया था वो किया था एच के कृपलानी। एच के कृपलानी फर्स्ट इंडियन पर्सन है। इंडिपेंडेंस के समय यही इसके चेयरमैन है वो हुआ करते थे। बाद में आर.एन. बनर्जी आते हैं। आर.एन. बनर्जी का जो टाइम पीरियड है 1949 से लेकर 1950 के समय में।
और उस दौरान में आप देखिए कि इस कमीशन का जो नाम है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका नाम कर दिया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो हमारा इंडियन सिविल सर्विस जो हुआ करता था, आईसीएस जो हुआ करता था, उसका भी जो रीनेमिंग कर दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के नाम से। इस तरीके से ये यूपीएससी जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एग्जिस्टेंस में आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक, जो कि पार्ट 14 के अंदर में है, वहाँ पे यूपीएससी के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में मेंशन है कि क्या इसका कंपोजिशन रहेगा, कैसे लोगों को रिक्रूट करना है, इसका जो मेन फंक्शन है यूपीएससी का, जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन किसके अंदर में है, आर्टिकल 320 के अंदर। आर्टिकल 320 में क्या बताया गया है मेन फंक्शन के अंदर में, कि इनके द्वारा जो रिक्रूटमेंट किया जाना है, इनके द्वारा क्या किया जाना है, जो रिक्रूटमेंट करने का जो मेन वर्क है, हमारे जो हाईएस्ट सिविल सर्विस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके इंडेक्शन को यहाँ पे। फिर आप देखिए कि ये तो इसके प्रोविजंस आए प्रेजेंट समय में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। मेंबर्स कितने हुआ करते हैं, एक चेयरमैन हुआ करता है यूपीएससी का, 9 to 11 इसके मेंबर्स हुआ करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, मेंबर्स का यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन है क्या? मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई भी जो कमीशन का जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे काफ़ी कुछ नहीं डिफाइन किया है। एक तो स्ट्रेंथ है वो नहीं बताया, यूपीएससी का जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बताया गया। इसमें बताया गया है कि डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर ये मैटर है, उसको लेफ्ट कर दिया गया। बट यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन जरूर है कि जो मेंबरशिप का एक क्वालिफिकेशन जरूर है कि हाफ ऑफ द मेंबर जो हैं वो 10 ईयर के रिगार्डिंग, क्या तो आप देखिए कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में सर्विस में रहे हों, या स्टेट गवर्नमेंट के आसपास अंडर में जो सर्विस है उन्होंने कैरी आउट किया हो। हाफ ऑफ द मेंबर हैं, 10 ईयर का उनका सर्विस का जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने आप देखिए कि पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है इसका जो चेयरमैन का जो सर्विस कंडीशंस हैं उनके रिगार्डिंग में जो क्या कंडीशन है वो होना चाहिए। प्रेजेंट समय में कंडीशन है वो एज ग्रुप का है। एक तो आप देखिए 65 और 6 ईयर, जिस जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड पहले कंडक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग में उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट होता है। 65 और 6 ईयर मैक्सिमम वो टाइम पीरियड है जब तक वो सर्व हैं, वो कैरी आउट कर सकते हैं। मेंबर्स का स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, 9 to 11 यहाँ पे मेंबर्स का स्ट्रेंथ है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूपीएससी के बारे में है। अब आप देखिए कि ये तो हमने देख लिया यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए कि इसका जो हाउस है जहाँ पे ये इस्टेब्लिश है दिल्ली के अंदर में, शाहजहां जो रोड है वहाँ पे, तो धौलपुर हाउस आपने सुना होगा। धौलपुर हाउस के अंदर में ये इस्टेब्लिश है। धौलपुर बेसिकली आप देखिए कि उस समय जो राजा हुआ करते थे धौलपुर के उदय भान सिंह, उनके द्वारा जब अपना जो एरिया है, राजा जो उदय भान सिंह हैं, राजा उदय भान सिंह, तो उनके द्वारा जब अपना एरिया है वो इंडियन यूनियन के अंदर में ऐड किया जाता है, तो आप देखिए कि उनके द्वारा उस समय में बेसिकली उन्हीं के कंट्रोल में एरिया हुआ करता था धौलपुर हाउस, जहाँ पे यूपीएससी है वो इस्टेब्लिश होता है। समय समय पे कुछ कमीशंस हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुए, जैसे कि हमारा एआरसी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जो कब आया था 1966 के समय में। 1966 का जो एआरसी कमीशन है जिसको मोरारजी देसाई हैं वो लेटर फेज के अंदर में के हनुमंथैया हैं जो उसको हेड हैं वो करते हैं। तो उनके द्वारा भी यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो यूपीएससी का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि डेट जो रिकमेंडेशंस हैं वो दिए गए। बाद में कुछ कमेटी आती हैं जैसे कि थोराट पैनल है, थोराट पैनल है जो एग्जिस्टेंस में आया। थोराट पैनल के बाद में डीएस कोठारी हैं, तो कोठारी कमीशन आता है। कोठारी कमेटी या कोठारी पैनल है वो एग्जिस्टेंस में आता है 1976 के समय में। उन्होंने भी यहाँ पे यूपीएससी के रिगार्डिंग में कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो दिए थे। फिर आप देखिए कि सतीश चंद्र एक पैनल भी कॉन्स्टिट्यूट होता है, सतीश चंद्र हैं। सतीश चंद्र के अलावा जो अलग यहाँ पे एक चेयरमैन अलग कमेटी है वो भी बनता है, आला कमेटी कमेटी के नाम से उसको जानते हैं। उन्होंने भी अपने रिकमेंडेशंस हैं वो दिए थे। कुछ कमेटीज आपको याद होना चाहिए, हो सके कोई एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाए। वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में तो कमेटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो 2016 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। वो भी आप देखिए कि जो वेस्टर्न घाट है उसके रिगार्डिंग में था कि गाडगिल कमेटी है वो किसके पर्सपेक्टिव से है।
तो ये यूपीएससी के बारे में था कि कब फर्स्ट इंडियन आते हैं, जो कंट्री में जो फेयरनेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, जो मेरिटोक्रेसी है, उसको इस्टेब्लिश करने में इस इंस्टीट्यूशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल है। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज़ में था वो था स्टूडेंट्स लद्दाख के अंदर में लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट किस वजह से किया गया था कि लद्दाख को एक तो स्टेटहुड है वो ग्रांट कर दिया जाए, स्टेटहुड के साथ में जो सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल के अंदर में भी जो लद्दाख है उसको इंक्लूड है वो कर दिया जाए। तो जो मेन वहाँ पे जो एक्टिविस्ट पर्सन थे जिनको कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान में वायलेंस होता है और वायलेंस के बाद में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, उसके थ्रू उनको अरेस्ट है वो कर लिया जाता है, उनको डिटेन्ड है वो कर लिया जाता है। तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वहाँ पे डिमांड है स्टेटहुड का और यूनियन टेरिटरी जो है उसको सिक्स शेड्यूल के थ्रू इंक्लूड है वो किया जाए, जिसमें सिक्स शेड्यूल में प्रेजेंट समय में कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ट्राइबल एरियाज में रूल की रिगार्डिंग में मोर ऑटोनोमी है वो ये ग्रांट करता है। सिक्स शेड्यूल में जब भी किसी एरिया को इंक्लूड किया जाता है, फोर हमारे एरियाज हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे यहाँ पे फोर एरियाज हैं। सिक्स शेड्यूल में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 244 हैं, 275 वन यहाँ पे क्लोज है उसका। तो ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंश्योर है वो किया करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने फिर अक्टूबर के ही लेटर फेज में, जो लास्ट समय था अक्टूबर का, उस समय एक प्रपोजल रखा था वहाँ पे लद्दाख के जो एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पे जो काउंसिल्स हैं उनके लोगों के साथ में कि आर्टिकल जो 371 है, आर्टिकल 371 जो स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कुछ स्टेट्स के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए आर्टिकल 371 के अंडर में लद्दाख है उसको भी इंक्लूड है वो हम कर सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 371 के रिगार्डिंग में हम रीड करेंगे, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल और कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं वो हुआ करते हैं पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। प्रेजेंट समय में हमारे 12 स्टेट्स हैं जिनको कि ये दिया गया है। ओरिजिनली जो आर्टिकल जो 371 है, आर्टिकल 371 है वो किसके रिगार्डिंग में है, गुजरात प्लस में महाराष्ट्र, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में गुजरात ही फर्स्ट स्टेट है वो बनता है और बॉम्बे स्टेट का नाम है वो महाराष्ट्र कर दिया गया था। फिर आप देखिए कि यहाँ पे नागालैंड है, आर्टिकल 371 ए के थ्रू नागालैंड है। फिर आसाम है, मणिपुर है। फिर आपको आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, आंध्रा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये 12 स्टेट्स हैं। 371 एफ है जो बेसिकली सिक्किम के रिगार्डिंग में है। और फिर आप देखिए कि आपको मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका है, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनको कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है वो दिए गए हैं अलग अलग यहाँ पे आर्टिकल 371 के जो अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू जो यहाँ पे प्रोविजंस इंक्लूड हैं वो हुई। तो ये आर्टिकल 371 के बारे में था, कुछ स्पेशल प्रोविजंस के पर्सपेक्टिव से इंक्लूड करने के लिए कहा गया। एनएसए एक्ट है वो भी न्यूज़ में है। एनएसए एक्ट है वो क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर करता है कि किसी पर्सन को डिटेन्ड है वो किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है कि उनके द्वारा कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट है वो ना क्रिएट किया जाए, उससे पहले भी जो कोई भी एक्शन को कैरी आउट करने से पहले भी उसको अरेस्ट है वो किया जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये लॉ है, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया हमारे कंट्री के अंदर में। प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्या अदर लॉ हैं वो भी एग्जिस्ट किया करते थे। तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड्स के बारे में कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्सन को डिटेंड किया जा सकता है कि अगर वो पब्लिक ऑर्डर का डिस्टरबेंस करता है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई और सर्विस है, जो असेंशियल सर्विस है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई है, उसके रिगार्डिंग वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो उस समय उसको डिटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम किसी पर्सन को 12 मंथ की रिगार्डिंग में रखा जा सकता है, बट जस्ट आफ्टर द 12 मंथ अगर कोई वहाँ पे फ्रेश एविडेंस मिलते हैं तो फिर से उनको एक्सटेंड किया जा सकता है इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। तो नॉर्मल फेज में किसी भी पर्सन का जब डिटेंशन होता है या अरेस्ट होता है तो उसको ग्राउंड्स हैं वो बताए जाते हैं, ग्राउंड्स बताए जाते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में मेंशन किया था कि ग्राउंड्स भी आपको उस लैंग्वेज में बताते हैं, बताने हैं जिसको वो अंडरस्टैंड है वो कर सके। यहाँ पे जब एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ग्राउंड्स का जो मेंशन है वो भी आप देखिए कि काफ़ी लेटर फेज के अंदर में किया जाएगा कि उसको कुछ समय के बाद में ग्राउंड बताए जाते हैं कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे आपको अरेस्ट है वो किया गया है।
आर्टिकल 22 यहाँ पे कुछ राइट्स वो देता है अरेस्ट पर्सन को कि उनको राइट टू कंसल्ट है वो होता है कि अपने जो लॉयर हैं उससे वो कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे वो अपने आप को उनको डिफेंड है वो करना है। एनएसए के अंदर में ये जो राइट्स हैं उनका अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। नन ऑफ दीज राइट्स अवेलेबल फॉर ए पर्सन डिटेन्ड अंडर द एनएसए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कंट्री में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो एग्जिस्ट किया करते हैं। एक बार इसको हम, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो फर्स्ट टाइम जो कानून एग्जिस्टेंस में आया था वो 1818 के समय में था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ करता था। स्पेशली आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो उस समय अबोलिश कर दिया गया था, बट जो ब्रिटिश क्राउन है उस उन्होंने, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल था उस समय भी, कि वो 1857 के बाद में क्राउन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो बंगाल रेगुलेशन का एक एक्ट आता है जो गवर्नमेंट को उस समय एम्पावर करता है कि कोई भी पर्सन जो पब्लिक ऑर्डर का डिस्टरबेंस करता है तो उसको यहाँ पे विदाउट किसी तरीके का जो जुडिशियल जो प्रोसीडिंग है उसके थ्रू जाते हुए, उसके थ्रू ना अरेस्ट करते हुए, विदाउट उसके थ्रू भी आप देखिए कि अरेस्ट है वो किया जा सकता है। सेंचुरी के बाद में आपको रोलक एक्ट मिलेगा जिसको कि काला कानून कहा जाता था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कचलू हैं उनको इसी एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया जाता है, जिसके अगेंस्ट में आप देखिए कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं और अमृतसर में फिर जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो विदाउट ट्रायल्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे अरेस्ट था। कंप्लीट कंट्री के अंदर में हड़ताल हैं वो होती हैं, कंप्लीट कंट्री में इसका प्रोटेस्ट है वो किया। बट ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कानून हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद में भी एग्जिस्टेंस में आए, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में 1950 के समय ही जो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो ला दिया गया, जो कि 1969 के समय अबोलिश होता है। बट वहाँ उस समय जो गवर्नमेंट हुआ करती थी 1969 के समय में एक्सपायरी के दौरान में उन्होंने फिर एक अलग से एक्ट लेके आए जिसको कि मीसा एक्ट का नाम है वो दिया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और यही मीसा एक्ट है जो हमारा इंटरनल इमरजेंसी जब इम्पोज हुआ था तो उस समय इसका इसका यूज किया गया। काफ़ी सारे लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग में जेल के अंदर में डाल दिया गया था उस समय जो अपोजिशन के जो लीडर्स हुआ करते थे। फिर आप देखिए कि जो मीसा एक्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट है वो पावर में आती है। और ये हमारा जो प्रेजेंट समय में एनएसए है जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो 1980 के समय फिर से एग्जिस्टेंस में आया एक डिफरेंट नेम और डिफरेंट फॉर्म के थ्रू। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के हमारे कंट्री में लॉस थे। यहाँ पे जो अरेस्ट किया जाता है वो डिफरेंट होता है। आर्टिकल 21 के अंदर में जो राइट्स हैं अरेस्ट पर्सन को, वो राइट्स का अवेलेबिलिटी नहीं होता है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा जो यहाँ पे डिसाइड करता है कि इनके ऊपर में ये जो लॉज हैं उनका एप्लीकेबिलिटी कंटिन्यूस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे न्यूज़ में था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस वजह से न्यूज़ में था। सिविल सर्विस का जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसको कैरी आउट किया गया था, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे जो फाइन है उसको इम्पोज है वो किया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेक्शन 10 क्लोज 1 के थ्रू सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसके थ्रू आप देखिए कि इसको सेटअप है वो किया। पहले हमारा कंज्यूमर एक्ट जो कंज्यूमर एक्ट है वो हुआ करता था 1986 का। फिर आप देखिए कि उस समय के जो प्रोविजन है वो डिफरेंट थे। अब समय के साथ में जो ज़रूरत है वो चेंज हुआ है, जो स्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लीटली चेंज हुआ। तो 2019 के समय गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक नया एक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आया था, उसी के थ्रू ये जो अथॉरिटी है उसको क्रिएट किया गया। एडवर्टाइजमेंट्स को भी ये रेगुलेट करता है, देखता है कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो तो नहीं है। और प्रेजेंट समय के दौरान में ऐसे इंस्टीट्यूशंस का आप देखिए कि इम्पोर्टेंस है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में कोई इंस्टीट्यूशन हो, कि आप देखिए कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी सारे तो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलेंगे। और समय के साथ में इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका भी एक नेसेसरी है कि उन जो कोई फेक एडवर्टाइजमेंट है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उसको उनके द्वारा कर्ब किया जाए, रोका जाए। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं वो होना चाहिए। तो रेगुलेट किया जाता है कोई भी वायलेटिंग है कंज्यूमर राइट्स को, अगर वायलेट करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, तो उन सभी का जो रेगुलेशन है वो आपको इस इंस्टीट्यूशन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के थ्रू मिलेगा।
एक इसके चीफ कमिश्नर हुआ करते हैं, 2 यहाँ पे कमिश्नर्स हैं इसके पार्ट होते हैं। जो मिनिस्ट्री है हमारा, जो आप देखिए कि कंज्यूमर अफेयर्स के रिगार्डिंग, उसके अंडर में ये इंस्टीट्यूशन है वो आया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एनसीआरबी के बारे में है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसी के अंडर में आपको एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये इंस्टीट्यूशन मिलेगा। समय समय पे अपना रिपोर्ट रिलीज करता है। 2023 का जो रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें कुछ डाटाज बताई गई हैं। वैसे रिपोर्ट 1 ईयर के डिले के अंदर रिलीज हुआ है। डाटा आज ये बताए गए हैं कि हमारे यहाँ पे जो मर्डर के जो केसेज हैं वो रिड्यूस हुए हैं। डेट मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग कम हुआ हो, ये भी एक रीजन है। अगर केसेज आप देखिए कि इंक्रीज होते हैं, डेट मीन्स कि उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग है वो कर लिया गया होगा, मोर केसेज हैं वो रिपोर्ट हुए होंगे। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो एक राइजिंग सिचुएशन के अंदर में है, और मैक्सिमम जो विक्टिम्स हैं वो नोन पर्सन है वो हुआ करते हैं। साइबर क्राइम्स का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, डेट मीन्स कि इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो कंट्री में काफ़ी लार्जर लेवल के ऊपर इंक्रीज हुआ है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंटरनेट पहुँचा है, लोगों को डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, और उनका मिसयूज आपको साइबर क्राइम्स के थ्रू मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में भी जो क्राइम है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसमें मणिपुर की वजह से भी आपको नंबर ऑफ केसेज हैं वो मोर यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे यहाँ पे डाटाज हैं वो बताए गए हैं। क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन है, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब है, साइबर क्राइम के जो केसेज हैं, वुमेन के अगेंस्ट में जो केसेज हैं उसमें भी इंक्रीज का यहाँ पे डिस्कशन है कि उनके अगेंस्ट में भी जो केसेज हैं वो इंक्रीज हैं वो हुए हैं। एग्जाम के क्या आपको ये ट्रेंड्स याद करने चाहिए? आप देखिए कि ट्रेंड्स आप अपने किसी सोसाइटी से रिलेटेड आंसर के अंदर में आप कोट कर सकते हो, या किसी अदर आंसर में। प्रीलिम्स डायरेक्टली आपसे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछेगा। मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो रीड करने का ज़रूरत है वो एनसीआरबी का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। एनसीआर जो क्राइम है, क्राइम समय के साथ में उसको रिकॉर्ड किया जाए, एनालाइज किया जाए, जिससे कि प्रिवेंशन है वो डिटेक्शन है क्राइम का किया जा सके। ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं समय समय पे ये किया करती हैं, अभी से नहीं। 1902 के समय जब आप देखिए कि जो पुलिस के रिगार्डिंग में जो कमीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जिसको कि हम फ्रेजर कमीशन के नाम से जानते हैं, उस समय से रिकमेंडेशन है कि क्राइम्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हो। तो एनसीआरबी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, नेशनल पुलिस कमीशन आता है 1972 के समय, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक टास्क फोर्स को क्रिएट करती हैं, और उसी के थ्रू एनसीआरबी है वो इस्टेब्लिशमेंट में आती है। गवर्नमेंट ने आप देखिए कि रिकमेंडेशन है टास्क फोर्स का यहाँ पे एक्सेप्ट किया, और 1986 के समय में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये इस्टेब्लिश है। और काम क्या है? काम यही है क्राइम से रिलेटेड जो डाटाज हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको एनालाइज करना कि यहाँ पे किस तरीके से जो इंक्रीज है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टॉपिक्स थे जिनको कि हमने रीड किया, जो कि अक्टूबर मंथ के पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। आप भी इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जिससे कि आप बेटर वे के अंदर एग्जाम में परफॉर्म कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।